हमने देखा था उसमें हमने मोबाइल कम्युनिकेशन के बेसिक आर्किटेक्चर देखे थे हर एक उसके, है ना। उसके बाद जो टॉपिक उस चैप्टर में बचता है वो है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। जो तुम मैप यूज़ करते हो उसके बारे में, जो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मैप होता है, तो जैसे इसके शब्द हैं, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में, है ना। पोजीशन मतलब किसी पोजीशन को बताता है ऐसा सिस्टम, ठीक है। तो जीपीएस जो है एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम होता है बेसिकली। सैटेलाइट के बारे में पता है? नहीं। यस सर। क्या? जो पृथ्वी से जो सिग्नल को रिसीव करता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट, है ना। दो तरह की सैटेलाइट होती हैं बेसिकली। एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, जैसे हम मून, है ना, चंद्रमा, और कुछ होती हैं जो ह्यूमन मेड है, मैन मेड। तो मैन मेड सैटेलाइट के डिफरेंट यूजेस हैं, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशंस और डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशंस जो टीवी तुम देखते हो, है ना, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं, जो स्टारलिंक एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही वन ऑफ द एप्लीकेशन है कि जीपीएस की सर्विस प्रोवाइड करना, पोजीशन किसी एक वस्तु का, जो तुम पूरा मैप देखते हो कि कहीं पूरी ऑल इंडिया या यूरोप या जितने भी कॉन्टिनेंट है सबका, है ना। तो वो इसी की एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम अपने अर्थ के ऊपर जाके, मतलब लॉन्च किया जाता है। सैटेलाइट को लॉन्च करने का एक पूरा, इसरो ने बहुत लॉन्च की हुई हैं, अपना भी इंडिया का भी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, मतलब घूमता है ना, सिस्टम होता है वो। एक सैटेलाइट का समूह होता है जो अलग अलग चीज़ें बता रहा होता है, ठीक है। तो जीपीएस एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बताता है, पोजीशन। पोजीशन तीन तरह से डिफाइन की जा सकती है ना। जो 2 डायमेंशन में, जैसे हमारे कॉलेज है, तो हमारे कॉलेज में जब तुम इसका मैप पे देखोगे तो दो चीज़ें होंगी, एक होगा लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड, है ना। जो हमारी अर्थ होती है, अगर उसे हम देखें तो अर्थ में दो तरह की रेखाएं खींची है, इमेजनरी लाइन। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें फ़ोटो ही दिखा देता हूँ। ये देखो अर्थ की पिक्चर है। तो पूरी अर्थ को, मतलब एग्जैक्ट, जैसे हमने कॉम्प्लेक्सिटी को आसान करने के लिए अर्थ को दो उसमें डिवाइड कर दिया। एक तो ये इमेजनरी रेखाएं, है ना, जिसे डिफाइन किया गया है, और ये स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। तो जो ये रेखाएं होती हैं जो ऐसे घूमती हैं पूरे अर्थ के, ये एक बॉल की तरह अगर मान लो, और बॉल पे तुमने एक सर्कल्स बना लो अलग अलग, है ना, और ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल सर्कल और एक वर्टिकल सर्कल्स। तो जो तुम्हें पॉइंट्स कट मिलेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ठीक है। तो जैसे ये इन्होंने दिखाया है, तो ये अलग अलग इस तरह से तुम्हें, मान लो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, तो तुम यहाँ के, तुम इस जगह का, इस वाली रेखा से इसका लॉन्गिट्यूड निकाल लोगे, यहाँ से लैटिट्यूड निकाल लोगे, तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि भाई ये किस तरफ है। जैसे लैटिट्यूड इधर जाएगा तो ये नॉर्थ पोल की साइड है, ये साउथ। तो तुम्हें लोकेशंस पता चल सकती हैं इस तरीके से, है ना। समझ में बात आ रही है? जैसे अभी मैप पे अपने कॉलेज की लोकेशन देखोगे तो तुम्हें एक लॉन्गिट्यूड कंपोनेंट मिलेगा, एक लैटिट्यूड कंपोनेंट मिलेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई, और एक चीज़ दी है एल्टीट्यूड। इसके बारे में पता है? नहीं। तो हमने जैसे ऊंचाई का, अब ऐसा तो है नहीं अर्थ बिल्कुल एकदम समतल है, अर्थ की हर जगह कहीं पे ऊंचा है, कहीं नीचा है ना। तो हमने एक स्टैंडर्डाइजेशन किया था कि समुद्री तल एक जगह मान ली, तो समुद्री तल से कोई भी चीज़ कितने ऊपर है। समझ में बात आ रही है? जैसे मान लो हमने माउंटेन की ऊंचाई निकाली, तो अब माउंटेन की ऊंचाई कहाँ से निकाल रहे हो तुम? तो उस एक तुम्हें रेफरेंस पॉइंट लेना होगा ना। तो हम डिफाइन जब करते हैं ऊंचाई को, उसे कहते हैं समुद्री तल से ऊंचाई। तो उससे ऊंचाई को ही एल्टीट्यूड, क्योंकि लेट अज्यूम कि भाई ये एक ऊंची सी एक पहाड़ी है ना, और एक लोकेशन, इस पहाड़ी के यहाँ पे भी लोकेशन और यहाँ पे भी सेम लोकेशन होंगी। लेट अज्यूम हम मान लेते हैं कोई आदमी यहाँ खड़ा है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से तो बस 2D में ये बता पाएगा कि भाई इस जगह है, लेकिन इसकी ऊंचाई कितने पे है ये कौन बताएगा? एल्टीट्यूड। तो ये तीन चीज़ें इससे हमें पता चलती हैं। और वेलोसिटी, जब कोई मूव कर रहा होता है तो वो किस स्पीड से, जैसे हम गाड़ी में मैप लगाते हैं तो हम साथ साथ में, या हम खुद भी चलाते हैं तो वो अपने आप
चेंज हो रही होती है ना लोकेशन, जी सर। और प्रिसाइज टाइम मतलब किस समय पे तुम कहाँ पे हो, कितने अगर तुम्हारी वेलोसिटी है, तो ये सब जो वो किया जाता है वो जीपीएस सिस्टम के अंदर पे। इससे किया जाता है मतलब। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो ये डेवलप्ड किसने किया था, बेसिकली यूएसए की डिफेंस मिनिस्ट्री ने से किया था वहाँ के अपने उसके लिए। बाद में ये पूरे वर्ल्ड में मतलब इसको वो कर दिया गया। इसमें क्या क्या होता है, ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसका नाम है पूरा। नेविगेशन का मतलब तो पता है ना, नेविगेशन एक तरह से मतलब जैसे कि कोई कहीं पे जा रहा, रास्ता पता करना, इस तरह से कि नेविगेट करना इसे बोलते हैं। हिंदी में मतलब देख लेना एक बार। कवरेज कितना है इसका, पूरे अर्थ को कवर करता है, 24/7 किसी भी समय तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से सेगमेंट होते हैं, कि स्पेस सेगमेंट जिसमें सैटेलाइट है, ये हमारी अर्थ है, ये बहुत सारी मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं इसके अक्रॉस, अभी काउंटिंग भी है इनकी कि भाई कितनी सैटेलाइट ये काम करती हैं ताकि पूरे अर्थ को कवर कर सकें ये हर जगह को प्रिसाइजली। तो ये बहुत सारी सैटेलाइट रिवॉल्व करती हैं अर्थ के सराउंडिंग में। हर एक सैटेलाइट का एक एरिया होता है जिसे वो कवर कर रही होती है। मान लो ये है, तो ये इतना एरिया लेट अज्यूम की कवर कर रही है ना। तो फिर दूसरी सैटेलाइट होगी, तो ये ऐसे पता चलता है। ये है देखो कि भाई ऑल सैटेलाइट की जो है वो एक ही टाइम पे एकदम सिंक होंगी, तभी तो सारी चीज़ें, क्योंकि एक सैटेलाइट से तुम पता नहीं कर सकते हो, है ना, मल्टीपल सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है। तो ये कह रहा है कि सभी सैटेलाइट सेम टाइम क्लॉक सेट पे सेट होंगी। सभी सैटेलाइट ये बताएंगी कि पोजीशन उस किस डेटा जो सेंड कर रहे हैं, है ना, एक साथ ही कंट्रोलर को जाएगा और कंट्रोलर से वो डेटा आएगा। ठीक है, द सिग्नल जो ट्रैवल करेगा तो उसमें थोड़ा सा डिले होगा, है ना। भाई तुम जैसे देखते भी होगे गाड़ी चल रही है या तुम वॉक कर रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा देर में तुम देखते होगे कि तुम्हारी उस पर रुक के ऐसे दिखाता है गाड़ी, या जोमेटो या वो देखा होगा तब उसमें तुम देखते होगे कि भाई कहाँ है, तो या ओला कैब में भी ऐसे पता चलता है। तो इसमें क्या है, लगभग 24 से लेके 32 सैटेलाइट कंटिन्यूसली अर्थ के सराउंडिंग में क्या कर रही होती हैं, ऑर्बिट। और तो हमने सैटेलाइट को 3 भागों में डिवाइड किया है ना। तो ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, एक लियो, एक मियो और एक जियो, है ना। सबके अलग अलग है। इसका काम हमारा किस में होता है, बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करने में। ये वाली जीपीएस में इस्तेमाल होती है, और ये जो टेलीविज़न कम्युनिकेशंस इन सब में इस्तेमाल होती है जियो, है ना। जियो में फिर 2 होती हैं, एक जियो नॉर्मल, एक जियो सिंक्रोनस होती है, जो ऑर्बिट के सराउंडिंग ही घूम रही होती है। तो ये किस में है, ये मियो में, है ना। इनकी डिस्टेंस के हिसाब से हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। ये मैंने तुम्हें बता दिया अल्टीट्यूड और उन सब के। हर सैटेलाइट कंटिन्यूसली एक सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही होती है। तो सैटेलाइट में सिग्नल कौन से होते हैं, एग्जैक्ट टाइम, इसमें एक ऑटोमिक क्लॉक होती है, ठीक है, और सैटेलाइट की पोजीशंस के बारे में ये भेजती है। कंट्रोल सेगमेंट, अब देखो एक तो हमने एक सेगमेंट कौन सा पढ़ लिया जो अर्थ से ऊपर है, 3 ये सेगमेंट पढ़ा ना हमने, इसे बोला हमने स्पेस सेगमेंट। अब कंट्रोल सेगमेंट है जो कंट्रोल करेगा। अर्थ पर मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिनका क्या काम है कि वो सैटेलाइट की ट्रैकिंग करते हैं और उनका मॉनिटरिंग करते हैं, टाइम सिंक्रोनाइजेशन को मेंटेन करते हैं, और ऑर्बिट को मतलब वो जिस ऑर्बिट में घूम रही है, मान लो इधर उधर ना जाए, उसी ऑर्बिट में रहे, तो इसे बोलते हैं ऑर्बिट करेक्शंस, है ना। तो अगर मान लो ऑर्बिट से चेंज हुई तो धीरे धीरे चेंज होकर वो दूसरी सैटेलाइट में टकरा सकती है। समझ में बात आ रही है। फिर तीसरा है यूज़र सेगमेंट, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मोबाइल, जीपीएस रिसीवर या फिर किसी वाहन के अंदर जो नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। फंक्शन क्या है, सैटेलाइट सिग्नल को ये रिसीव करता है और पोजीशन को कैलकुलेट करता है। कैसे काम करता है, तो एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम कहते हैं ट्राइलेट्रेशंस, है ना। इसे हिंदी में एक बार देख लेना। तो ये इसका क्या है, ये एक तरह का मेथड है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर तुम ये बोल दो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी अलग अलग लोकेशन से पोजीशंस को पता करना। समझ में बात आ रही है, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से,
क्लियर है नहीं है? तो ये ट्राइलेट्रेशन एक सिद्धांत है, एक मेथड है जो क्या करता है, पोजीशन पता करता है बाय मेजरिंग डिस्टेंस फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट। ये डिस्टेंस को मेज़र कर रहा है अलग अलग बिंदुओं से, ठीक है। तो जीपीएस में क्या होता है, नोन पॉइंट होते हैं। नोन पॉइंट क्या है, जो सैटेलाइट है वो तो हमें पता है ना कि इसी ऑर्बिट में घूमेगी, लेकिन यूज़र नहीं पता। वो हो सकता है यहाँ पे अभी गाड़ी से रमाला पहुँच गया, फिर उसके बाद बढ़ो, तो वो अननोन पॉइंट्स है। तो अननोन पॉइंट्स के बारे में ही पता करना है हमें। तो ये मान लो हमारा रिसीवर का पॉइंट है, ये 3 सैटेलाइट हैं। अब ये तीनों सैटेलाइट इसकी डिस्टेंस पता कर लेंगी। ये हमें अननोन है हमारा, और ये पता करके ये हमें पता चलता रहेगा कि भाई ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है या कहाँ जा रहा है। तो हर एक सैटेलाइट रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट करेगी। रेडियो सिग्नल मतलब EM वेव, समझ में बात आ गई ना। सिग्नल में क्या होता है, ट्रांसमिशन टाइम, आने में और जाने में लगा समय, उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम। और सैटेलाइट की पोजीशन, कि भाई सैटेलाइट ने यहाँ से भेजा था और सैटेलाइट भी रिवॉल्व कर रही है तुरंत। तो सिग्नल में ये 2 चीज़ें होती हैं। अब टाइम डिले मेजरमेंट किया जाता है कि भाई ये C मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव करेगी EM वेव, और कितना समय लग रहा है, डेल T। तो इतने समय में हमें ये पता चल जाएगा कि रिसीवर तक पहुंचने में कितना उसे डिले हुआ, टाइम डिले मेज़र कर सकते हैं। और उस टाइम डिले से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। हर सैटेलाइट से डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। इससे हम रिसीवर और सैटेलाइट के बीच की डिस्टेंस मिलती रहती है, ठीक है। अब क्या होता है कि मल्टीपल सैटेलाइट इस्तेमाल होती हैं। एक सैटेलाइट, एक स्पेयर है, देखो एक सैटेलाइट घूम रही है तो वो एक स्पेयर बनाएगी या नहीं। अब दूसरी सैटेलाइट घूमेगी तो वो एक तरह का, इस तरह का कट करेगी कहीं पे, तो एक सर्कल बनेगा, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें ऐसे करके 2 का। और जब 3 सैटेलाइट कट करेंगी तो 2 एग्जैक्ट पॉइंट मिलेंगे तुम्हें, जहाँ पे तीनों कट करेंगे। सही से बन नहीं पाया, नीचे आएगा डायग्राम, है ना। तो ये हमें एग्जैक्ट पोजीशंस इसमें 3 सैटेलाइट में क्या मिल रहे हैं, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें 2 लोकेशन मिल रही हैं एक टाइम पे, है ना, 3 से। तो 3 से काम नहीं चलेगा, तो चौथी लाइन हमें ये बताएगी कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसकी, और 3D में, और क्लॉक करेक्शन भी करेगी। पोजीशन कैलकुलेशन, ये अननोन है, ये हमारे नोन पैरामीटर है। इससे हमें क्या पता करते हैं, पोजीशन की कहाँ पे है। ये नॉर्मल दो बिंदुओं के बीच की दूरी के वो है फॉर्मूला, ये तो पढ़ा होगा ना। तो इससे हमें मतलब इस तरह से 4 इक्वेशन मिलेंगी, जिसमें हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में पता करेंगे। इसमें हमने कौन सी क्लॉक लगाई थी, ऑटोमिक क्लॉक। जीपीएस सैटेलाइट में ऑटोमिक क्लॉक लगे होते हैं, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, नैनो सेकंड की एक्यूरेसी होती है इसमें, ठीक है। 1 माइक्रो सेकंड का एरर जो है वो कितने पोजीशन का कितना एरर करेगा, 300 मीटर। 1 माइक्रो सेकंड तुम सोच भी नहीं सकते, और कितना एरर आ जाएगा, 300 मीटर का। तो हमें इस एरर को बहुत कम करके लाना है ना, कुछ मीटर क्या सेंटीमीटर में लेके आना है। तो हमें कैसी क्लॉक चाहिए जिसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो, है ना। तो मतलब अगर नॉर्मल, अगर ये मान लो, तो अगर नैनो सेकंड कितनी होती है, 10⁻³ तो इतने टाइम्स हमारी इसको, तो 0.3 मीटर की एक्यूरेसी, वो 0.3 मीटर का क्या लेके आ जाएगी ये एरर। 300 मीटर से 0.3, तो 0.3 कितना होता है, 30 सेंटीमीटर, समझ गए। तो 30 सेंटीमीटर इज ओके, कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक का बता रहा है, गड़बड़, समझ में बात आ रही है। 300 मीटर हम नहीं झेल सकते। ये सिग्नल्स होते हैं, है ना, अलग अलग सिग्नल्स अलॉट किए जाते हैं अलग अलग उसके लिए। तो जैसे सिविलियंस, जैसे हम लोग हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो L1 सिग्नल होता है जो 1575.42 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। फिर मिलिट्री इस्तेमाल करती हैं, उनका 1227 पे होता है, ताकि इंटरफेरेंस ना हो। और फिर एविएशन, जो हेलीकॉप्टर मूव कर रहे होते हैं, उनको भी तो लोकेशन चाहिए ना। तो अब यही बात थी कि भाई एक हेलीकॉप्टर है, कितनी ऊंचाई पे घूम रहा है, पता चला कि अलग अलग ऊंचाई इनकी नहीं पता होगी, तो ये तो टकरा भी जाएंगे, समझ में बात आ रही है। ज़मीन पे तो चलो ठीक है कि रास्ता हुआ है, पर ऊपर तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि कितने एल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही। तो ये चीज़ें हो गई। अब एरर क्या क्या होती हैं, एक आइनोस्फेरिक डिले। तो जब जैसे हम अपनी अर्थ सरफेस के ऊपर ना, हमारे बहुत सारे वो हैं, हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल की अलग अलग परत है, समझ में बात आ रही है, पढ़ी होंगी ये।
इसमें एक परत होती है आयनोस्फीयर, इसके अंदर बहुत सारे आयन्स होते हैं। इस आयनोस्फीयर लेयर का बेसिकली कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल होता है वो प्रकाश की गति से नहीं मूव कर पाता, क्योंकि यहाँ पे आयन्स डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है n। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है डेंसिटी पे, जो इसके अंदर आयन्स हैं। इसकी वजह से हमारा प्रकाश की चाल जो है वो कम हो जाती है। समझ में बात आ गई? तो इसमें एक डिले उत्पन्न हो गया। फिर है ट्रोपोस्फेरिक, ये भी एक ट्रोपोस्फेरिक एक लेयर होती है ना, उस जो वेदर की वजह से इफेक्ट होती है। फिर है मल्टीपाथ एरर। तो बेसिकली जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो कई बार सिग्नल डायरेक्ट ना पहुंच के टकरा के पहुंचता है। समझ में बात आ गई? तो ये इसे कहते हैं हम मल्टीपाथ एरर, कि भाई एक सिग्नल यहाँ से आया, एक सिग्नल यहाँ से आया, अलग अलग टाइम पे आए, तो ये है। और एक सैटेलाइट क्लॉक एरर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और रिसीवर पे नॉइस, है ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे सिद्धांत काम क्या करता है। ठीक है, तो ये इसकी करेक्शन टेक्निक्स हैं, इन पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं। पोजीशन कैसे डिटेक्ट करता है अगर हम बात करें तो मान लो कि भाई एक जीपीएस है जो कंटिन्यूसली हमारी क्या है, पोजीशन को कैलकुलेट करता है, किससे? सैटेलाइट की मदद से। अभी तुमने देखा कितनी सैटेलाइट से एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है? कितनी सैटेलाइट चाहिए एक पोजीशन को पता करने के लिए? 4 सैटेलाइट, है ना। 3 में 2 पॉइंट आ रहे थे। अभी मैंने ये वाला चित्र तुम्हें दिखाया नहीं है क्या? ये होगा ऊपर, रुक जाओ, नहीं नीचे है वो शायद। ठीक है, तो क्या होता है कि जीपीएस हर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड, मतलब हर एवरी सेकंड पे एक नई पोजीशन को कैलकुलेट करता है, और ओल्ड पोजीशन को नई पोजीशन से कंपेयर करता है और देखता है कि कितना मूवमेंट चेंज हुआ। मान लो इसका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड यहाँ पे था, अब अगले सेकंड पे इसका इतना है, तो उसे पता चल गया कि भाई ये यहाँ से मूव कर गया इतनी देर। इसीलिए तुम देखते होगे कि अपडेट करता है वो हर सेकंड पे। समझ में बात आ गई? तो इनिशियल पोजीशन फिक्स कर देता है कि भाई यहाँ से चालू किया था, इनिशियल पोजीशन है ये। 4 सैटेलाइट ये सिग्नल लेती हैं, जो क्या कैलकुलेट करती हैं इसका, तीनों चीज़ें। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई। अब इसमें तो लगातार सिग्नल इसे रिसीव हो रहा है, तो उससे क्या होता है, सैटेलाइट हमेशा सिग्नल भेजती रहती है, रिसीवर उसे रिसीव करता रहता है, तो हर बार नई डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो फिर नई पोजीशन देखता है कि भाई पहली से दूसरे में कितना परिवर्तन हुआ, डिस्टेंस कितनी बदल गई, तो नए कोऑर्डिनेट हमें मिल जाते हैं, नए एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। और अगर फर्स्ट पोजीशन और इसमें अंतर है तो वो कह देता है कि भाई इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, और समय के साथ देखता है तो वो वेलोसिटी बता देगा, है ना। पोजीशन चेंज होती है, मूवमेंट डिटेक्ट होता है, तो वो देखता है कि कितने सेकंड के बाद चेंज हुई, है ना। तो यहाँ से तुम्हें स्पीड मिल जाती है, तो स्पीड भी बताता है। जब तुम गाड़ी में मूव कर रहे होते हो तो एक जब मैप, गूगल मैप देखते होगे तो गूगल मैप में यहाँ पे स्पीड भी लिखी हुई आती है साइड में, है ना। तो वो ये देख रहा होता है कितनी स्पीड से तुम चल रहे हो। तो जीपीएस डायरेक्टली स्पीड को मेज़र नहीं करता, वो अलग अलग पोजीशन में मेज़र कर रहा है और फिर देख रहा है। समझ में बात आ गई? पर वो इतना छोटा समय है कि तुम्हें ऐसे लगता है कि वो लगातार तुम्हारी वेलोसिटी पता कर रहा है। ठीक है, ये है, देखो कि अगर 2 को देखोगे तो एक सर्कल बनेगा, 1 से पूरा एक स्फीयर बनेगा, 2 से सर्कल, 3 सैटेलाइट से 2 पॉइंट मिलेंगे, और चौथी सैटेलाइट एग्जैक्ट पॉइंट बता देगी कि कहाँ पे है। ठीक है जी। तो यही बात है कि इन्होंने बोला कि भाई अच्छा, ट्रांसलेशन कैसे काम कर, सॉरी ट्राइलेट्रेशन काम कैसे करता है ना। तो पहला पॉइंट ये स्पेयर मिला, पहला पॉइंट अगर तुम देखोगे ये डार्क वाला जो आ रहा है वो एक स्पेयर है। फिर दूसरा इंटरसेक्शन प्लेन आ रहे हैं, एक है ना, कर्व आ रहे हैं बने हुए, और तीसरे पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। ठीक है, तो क्या करता है, रिसीवर D1 कैलकुलेट करता है। यहाँ से 2 बिंदु ऐसे हो सकते हैं ना समान दूरी पे भी हो तो इनफाइनाइट सकते हैं, लेकिन कट कर दिया ये 2 जगह, है ना। समझ में बात आ रही है? तो रिसीवर D1 कैलकुलेट करेगा, पॉसिबल लोकेशन एक स्फीयर सरफेस मिलेगा। दूसरी सैटेलाइट क्या करेगी, पहली सैटेलाइट ने किया तो उन्हें क्या मिला, एक स्फीयर मिल गया। इसे मिटा देता हूँ, रुको। स्फीयर का मतलब समझते हो ना? यस सर। क्या? दो जगह
एक सेकेंड, स्पेयर का मतलब होता है गेंद। गेंद। हाँ, ऐसे करके स्पेयर का गोला नहीं पढ़ा है तुमने, उसे स्पेयर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। दूसरे सैटेलाइट होगी तो वो दो स्पेयर को काटेंगे। अगर दो गेंदें एक दूसरे को काट दें तो तुम क्या मिलेगी, एक सर्कल मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर सोच के देखो थोड़ा, है ना। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही? जी सर। है ना, दो गेंदें हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, मान लो इस तरह की गेंद, तो एक सर्कल बन जाएगा ना। फिर उसके बाद अगर तीसरी एक वो है तो तीसरी गेंद उन दो गेंदों को काटेगी तो दो बिंदु मिलेंगे, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही? है ना। और तो इससे हमें 2 पोजीशन। अब ये 2 पॉइंट है, इसमें एक्चुअल पॉइंट कौन सा है? चौथी सैटेलाइट उस एम्बिग्यूटी को ख़त्म कर देती है। समझ में बात आ गई? तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, जो फाइनल आउटपुट मिलेगा, एक XYZ एक पोजीशन और हमारा टाइम करेक्शन। तो यहाँ से मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर लेंगे और टाइम एरर के बारे में पता चल जाएगा। तो ये ट्राइलेट्रेशन क्या इस्तेमाल करती है? दूरी, ना कि एंगल से कोई मतलब नहीं है, वो दूरी मेजर कर रही है। और मिनिमम कितनी सैटेलाइट रिक्वायर्ड है? 4। किस पे है? स्पीड ऑफ द लाइट प्रोपगेशन पे, और वर्क करती है 3D स्पेस में, XYZ तीनों कंपोनेंट में। ठीक है। अब बात आती है तुम्हारी GPS डिटेक्ट मूवमेंट बाय द कंटिन्यूस पोजीशन अपडेट। हर मूवमेंट पे उसकी पोजीशन अपडेट होती रहती है। मूवमेंट क्या है? चेंज, उसके कोऑर्डिनेट में कितना बदलाव हो गया। ट्राइलेट्रेशन एक क्या है? एक मेथड है जो कि क्या करता है? डिस्टेंस को मापता है पोजीशन के द्वारा, है ना। 4 सैटेलाइट तुम्हें एक्चुअल में रिजल्ट देती हैं। अब ये तो बाहर का विदेशी सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो GPS सिस्टम था, इंडिया ने भी बनाया है, इसरो ने। उसका नाम है नेविक, है ना। और इसे बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, है ना, सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो हमने इसरो ने, हमारे यहाँ की जो संस्था है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, उसने ये बनाया है। ठीक है। ये हमने अपनी सैटेलाइट लगाई। ये ग्लोबल नहीं है, मतलब पूरे दुनिया के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन जो हमारा भारत इंडियन कॉन्टिनेंट है उसके आसपास के देशों के बारे में इंफॉर्मेशन ये रखता है। ठीक है। पर्पस क्या है इसका? एक्यूरेट पोजीशन पता करना इंडिया में और उसके सराउंडिंग रीजन में। ठीक है। कवरेज कितना है इसका? इंडिया को पूरा और उसके जितने बॉर्डर है 1500 किलोमीटर, है ना। इसीलिए से रीजनल नेविगेशन सिस्टम बोला है, ना कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रीजनल मतलब एक कोई रीजन के अंदर है ना। ये इस तरह से ये इसमें भी 3 सेगमेंट होंगे इसके आर्किटेक्चर में। एक स्पेस सेगमेंट जिसमें हमने ये इतनी सारी सैटेलाइट लगाई हैं। अलग अलग सैटेलाइट का अलग अलग काम है। टेरेस्ट्रियल और एरियल एंड मराइन नेविगेशन, जो मतलब पानी के अंदर होता है। ये व्हीकल ट्रैकिंग और फ्लीट मैनेजमेंट। और फ्लीट मतलब जो जहाज़ों के बेड़े होते हैं उन्हें फ्लीट बोलते हैं, या जहाज। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो हवाई जहाज़ों के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कहाँ पे मान लो अब बाढ़ आ गई, ये सब पता करना है, उसके लिए। टेरेस्ट्रियल और नेविगेशन एड फॉर हाइकर एंड ट्रैवलर, जो मतलब पहाड़ों वहाड़ों पे चढ़ते हैं या जो घूमने जाते हैं उनको जो रास्ता जो पता चलता है। ठीक है। इंटीग्रेशन विद मोबाइल फ़ोन, जो फ़ोन पे हमारे आता है। प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडाटिक डेटा कैप्चर, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर द ड्राइव, जो हमें आवाज़ सुनने को मिलती है। और मॉनिटरिंग ऑफ द माइनिंग, बहुत जगह पे जैसे कोयले की माइनिंग है मान लो, तो उनका भी पता चला वहाँ से कोयला चोरी हो रहा है, तो उन पे भी तो नज़र रखनी होगी। समझ में बात आ गई? तो ये है, ये जो हमारी सैटेलाइट है ये इतना रीजन कवर करती है, जिसमें लगभग देखो ये अगर तुम दूर से देखोगे तो ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और ये पूरे सऊदी, UAE, है ना, सब कुछ इसमें आ गया। और इधर देखोगे तो कुछ रसिया का पार्ट, है ना, चाइना पूरा आ गया। इधर के ये सारे ताइवान और ये सारे आ गए, मैं ये श्रीलंका, है ना। तो ये इतना रीजन कवर करता है। ठीक है। ये हमारा ये इसका मतलब मैंने फ़ोटो डाला है। इसकी कॉस्ट कितनी आई थी? 1420 करोड़। कितना इसका जो किलोमीटर ऊंचाई। हाँ, जियो स्टेशनरी में 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इसमें हैं।
मतलब वो मियो में था, ये जियो में सेट है ना। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस अलग, मतलब जो हमारा जैसे ये अर्थ है ना, जो अर्थ की वेलोसिटी से मूव करती है उन्हें बोलते हैं जियो स्टेशनरी, जियो का मतलब है ना। और जियो सिंक्रोन मतलब दोनों वही हैं, थोड़ा सा कुछ अंतर है शायद। एक तो जो ऑर्बिट के अक्रॉस घूमती है, एक बार देख लेंगे इसके बारे में। ये इसके बारे में बताया है जैसे इसने लॉन्च किया गया है। अब टोटल कितनी सैटेलाइट है? 7 हैं। 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस। जीपीएस किस में था? एमईओ में, है ना, मियो में। और ये किस में है? नेविक हमारा जियो में, है ना। तो ग्राउंड सेगमेंट होगा पहला, तो स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट वही ट्रैकिंग, ऑर्बिट करेक्शन, टाइम सिंक्रोनाइजेशन और कंट्रोल सेंटर अक्रॉस इंडिया। और तीसरा यूज़र सेगमेंट है, नेविक इनेबल्ड रिसीवर होते हैं हमारे, जो मोबाइल हो गया, ये सब व्हीकल्स में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इनका इस्तेमाल होता है, मैरीन नेविगेशन में, ठीक है। तो वर्किंग क्या है इसकी? ये सेम जीपीएस की तरह काम करता है। ट्राइलिट्रेशन इसका वो है प्रिंसिपल जिस पे ये काम करता है। डिस्टेंस बेसिकली मेज़र करता है, स्पीड ऑफ फ्लाइट और कितना डिले उत्पन्न हो रहा है, दोनों को गुणा करके हमें मिल जाएगा। सैटेलाइट हमारा सिग्नल को क्या करेगी? ट्रांसमिट करती है और रिसीवर टाइम डिले मेज़र करता है, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट होती है, मल्टीपल सैटेलाइट पोजीशन को पता करती हैं। तो 4 मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, ये बात हम कर चुके थे। हम जो इस्तेमाल करते हैं इन 2 बैंड में इस्तेमाल करते हैं, ये सिविलियंस के लिए और ये स्पेशल फीचर्स है इंडिया के लिए, मतलब केवल इंडिया यूनिक है इसमें। इसमें डुअल फ्रिक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे एक्यूरेसी और बेहतर है, ठीक है। जो जीपीएस जो सिविलियंस के लिए था उसमें केवल सिंगल फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल होती थी। अब सर्विस कौन कौन सी है? स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस जो हम इस्तेमाल करते हैं, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो मतलब मिलिट्री वगैरह के लिए है, रिस्ट्रिक्टेड है। एक्यूरेसी कितनी है इसकी? 5 से 10 मीटर इन इंडियन रीजन। मोर एक्यूरेट है देन द जीपीएस इन इंडिया में, क्योंकि ये रीजनल फोकस पे कर रहा है अपना कि पूरे उस पर। तो हमने इतनी सैटेलाइट अपने एक उस एरिया के लिए इस्तेमाल किए हैं। एडवांटेज क्या है इसके? ये हमारा इंडिपेंडेंट सिस्टम है, डिपेंडेंसी नहीं है जीपीएस पे। मान लो वो जैसे अभी जब वॉर होती हैं तो ये बहुत बड़ा टूल बन जाता है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे चाइना इस समय पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपनी सैटेलाइट से ईरान को कि भाई कहाँ कहाँ उनके वो हैं। तो ये बहुत इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। जैसे और समय पे जब हम इंडिया ने ये डेवलप नहीं किया था तो हमने अगर पाकिस्तान की उसके बारे में मांगा था तो जीपीएस मतलब अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, है ना। बेटर एक्यूरेसी है इसकी इंडिया में। अर्बन और डिजास्टर सिचुएशंस में बहुत इस्तेमाल होता है। मिलिट्री के लिए सिक्योर यूज़ होता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस में, ठीक है। कवरेज इसका लिमिटेड है, ग्लोबल नहीं है। और इसमें एक नेविक इनेबल्ड डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर ये होना चाहिए। जैसे और मोबाइल में तो जीपीएस वाला तो इंस्टॉल होके ही आता है। फीचर्स क्या हैं इसके? जीपीएस और इसमें दोनों में अंतर क्या है? ये ग्लोबल है, ये रीजनल है, ये यूएसए ने, ये इंडिया ने। इसमें 24 सैटेलाइट है, इसमें 7 हैं। ये मियो में, ये जियो में, है ना। ये एल बैंड है, ये L5 और S बैंड इस्तेमाल करता है। इसकी एक्यूरेसी मॉडरेट है, हमारे वाले की बढ़िया है, ठीक है। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर है हमारा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ क्या है? एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। जैसे कि ये तुम देख रहे हो कि मेरा फ़ोन वहाँ पे है, उससे जो भी डेटा मुझे रिसीव करना है, जो मैं सॉन्ग सुनूंगा या फिर कोई वीडियो देखूंगा तो मुझे यहाँ पे वो मिलता रहेगा वायरलेसली। वहाँ से जो ट्रांसमिट हो रहा है वो इसमें रिसीव हो रहा है ना। तो अब ये इसकी एक रेंज फिक्स है कि भाई इस रूम से बाहर तक जाऊंगा या वहाँ तक ही मिलेगा। तो शॉर्ट रेंज है, ना कि बहुत लॉन्ग रेंज। तो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो डिवाइसों के बीच में क्या करती है? डेटा एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होती है। किन पे इस्तेमाल? किसके द्वारा? रेडियो वेव, EM वेव ट्रांसमिट होती हैं। इसमें जो बैंड होता है ये इम्पोर्टेंट है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ISM बैंड है। जो हमने जब पूरा स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाता है तो उसमें कुछ बैंडों को अलग अलग सर्विस के लिए रिज़र्व कर लिया जाता है। तो ऐसे ही इस बैंड को रिज़र्व किया गया था इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये किसने डेवलप किया? ब्लूटूथ स्पेशल इंटरनेट ग्रुप ने, ठीक है।
जैसे एग्जांपल मोबाइल ईयरफोन, लैपटॉप माउस, वायरलेस माउस भी आते हैं ना, कार और फ़ोन। जैसे कार में ऑन ऑफ करना है, खोलना है तो वायरलेसली। रेंज क्या है, इन पे दो तरह की क्लास होती है, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 2 जो होती है 10 मीटर तक और ये अप टू 100 मीटर तक। लो पावर कंजम्पशन होता है इनके अंदर, क्योंकि तुम देखते होगे कि छोटी सी बैटरी और कब 24 से भी ज़्यादा घंटे ये चलती है। लो कॉस्ट होती है, सपोर्ट करती है वॉइस को भी और डेटा कम्युनिकेशन को भी। इसका आर्किटेक्चर क्या है, ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर। तो देखो एक चीज़ पीको के बारे में पता है, पीको क्या होता है? एक मेज़रमेंट की यूनिट होती है बेसिकली, 10⁻⁻12 बोलते हैं मीटर, है ना। ऐसे ही नैनो होता है, ऐसे ही माइक्रो होता है। ये 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻9। तो यहाँ पे क्या होती हैं कि छोटी छोटी पीको यूनिट। पीको यहाँ पे बस ये दिखा रहा है कि बहुत छोटी है, समझ में, क्योंकि पीको सबसे छोटा है। तो ये कह रहा है कि पीको नेट, मतलब पीको नेट का मतलब होता है नेटवर्क। हमेशा याद रखना, जो नेट तुम बोलते हो इसका मतलब होता है नेटवर्क, नेटवर्क की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो पिकोनेट इज़ अ स्मॉल ब्लूटूथ नेटवर्क है वेयर एक डिवाइस एक मास्टर की तरह एक्ट करती है और एक स्लेव की तरह। इसका मतलब समझो कि एक मास्टर का मतलब जो कमांड देगा, स्लेव मतलब जो उसकी बातें सुनेगा। समझ में बात आ गई? तो ये क्या है, ब्लूटूथ एक स्मॉल पिकोनेट जो है वो एक स्मॉल ब्लूटूथ नेटवर्क है जिसमें एक डिवाइस एज अ स्लेव इस्तेमाल होती है और एक एज अ मास्टर। स्लेव एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, मास्टर एक ही रहेगा। तो ये ब्लूटूथ कनेक्शन फंडामेंटल है। जैसे कि भाई ये तुम्हारा फ़ोन है, ये तुम्हारी वॉच से भी कनेक्ट होगा, हेडफोन से भी कनेक्ट होगा और कीबोर्ड से भी कनेक्ट हो सकता है, स्पीकर से भी, माउस से भी, है ना। तो ये हमारे प्राइमरी डिवाइस है, ये सेकेंडरी, ये एक नेटवर्क बन रहा है, ये प्राइमरी सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रहा है। नेटवर्क मतलब इंटरकनेक्शंस को बोलते हैं नेटवर्क। समझ में बात आ गई कि तो अब फिर आता है स्कैटर नेट्स ब्लूटूथ। तो ये क्या है, एक मास्टर डिवाइस होती है और 7 स्लेव डिवाइस हो सकती है, मतलब मैक्सिमम 7 कनेक्शन इससे किए जा सकते हैं एक ही समय पर। मास्टर जो है वो कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को। जैसे तुमने ये देखा होगा कि मैं ये वाला कनेक्शन इससे भी है और मेरे फ़ोन पे भी है। जब मैं इसमें वीडियो चलाऊंगा तो ये इसकी सुनेगी और एक को बंद कर देगा, तो इसमें कंट्रोल कर रहा होगा ना ये, है ना। ठीक है। तो अब बात आती है पिकोनेट क्या है, एक नेटवर्क है छोटे छोटे उसका। फिर यहाँ से एक बात आती है स्कैटर नेट। स्कैटर नेट पिकोनेट जो डिवाइसेस हैं बहुत सारी, उनको कनेक्टेड एक नेटवर्क है, समझ गए। जैसे पिकोनेट एक छोटी डिवाइस है, ऐसे बहुत सारी पिकोनेट डिवाइस को मिला के एक जो नेटवर्क बनता है उसे हम स्कैटर नेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो मास्टर और ये 7 स्लेव हैं, ये सब पिकोनेट्स है ना। तो हम कहाँ पे थे, ये पिकोनेट क्या है, एक स्मॉल ब्लूटूथ नेटवर्क है ना, जिसमें एक डिवाइस मास्टर की तरह और एक डिवाइस स्लेव की तरह काम करती है। स्कैटर नेट क्या है, नेटवर्क फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग मल्टीपल पिकोनेट। अगर बहुत सारी पिकोनेट को एक साथ मिला के बना दिया जाए तो ये स्कैटर नेट कहलाएगा, ठीक है। मल्टीपल पिकोनेट एक साथ कनेक्ट होते हैं। डिवाइस कैसे एक्ट करती है, मास्टर इन वन पिकोनेट और स्लेव्स इन अनदर। एक में पिकोनेट मास्टर होगा, ठीक है। ब्लूटूथ काम कैसे करती है, तो सबसे पहले तो तुम डिवाइस को डिस्कवरी करते हो कि भाई देखते हो ना कि आसपास सराउंडिंग में कौन सी डिवाइस है। डिवाइस नियर बाई ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च करती है, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इंक्वायरी स्कैन, ठीक है। फिर उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है, इसे पेजिंग कहते हैं, ठीक है। जो सेटअप होता है कनेक्शन जब तुम बनाते हो, मास्टर डिवाइस स्लेव को कनेक्ट करता है, अब है ना, देखते हो ना जब उस फ़ोन से कनेक्ट होते हो। फिर पेयरिंग एंड ऑथेंटिकेशन, जो एक वो लिखा हुआ आता है कोड, अगर जैसे इन वालों में तो नहीं आता है, जो अगर गाड़ी में तुम करोगे तो एक कोड लिखा आएगा, वो कोड एंटर करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फोन से दूसरे फोन को करते हैं। हाँ, तो ये पेयरिंग एंड ऑथेंटिकेशन होता है, डिवाइस पेयरिंग करते हैं, पिन या पास की एक्सचेंज होता है और सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है। फिर डेटा ट्रांसमिशन चालू हो जाता है। जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो होता है इससे, ये एक तरह की
स्कीम है जिसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तुम्हारे मैसेज को बहुत सारी फ्रिक्वेंसी में डिवाइड कर देता है और लगातार ये अपनी फ्रिक्वेंसी को बदलता रहता है। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। जब तुम्हें सिक्योर कम्युनिकेशन करना होता है तो अपना स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम मतलब फ्रिक्वेंसी, स्प्रेड मतलब फैलाना, फ्रिक्वेंसी को फैलाना, और फिर वो अपनी होपिंग का मतलब होता है कूदना अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे। तो ये काम अभी इसका मैं समझा देता हूँ। ब्लूटूथ में क्या होता है, ब्लूटूथ स्प्लिट कर देती है स्पेक्ट्रम को 79 1 मेगाहर्ट्ज़ के चैनल में। अलग अलग चैनल्स कितने बनेंगे? 79 चैनल में डिवाइड कर देगा, ठीक है, अपने इसको। द ब्लूटूथ रेडियो चेंज, जो ब्लूटूथ रेडियो होगा वो चेंज करेगा ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी 1600 टाइम बाद, अपनी फ्रिक्वेंसी को 1600 टाइम अलग अलग चेंज करता रहेगा हर एक सेकंड में, हर स्लॉट को करते हुए। द फ्रिक्वेंसी हो फॉलो अ सूडो रैंडम सीक्वेंस, मतलब कोई भी रैंडम सीक्वेंस है वो चेंज होती रहेंगी उसकी फ्रिक्वेंसी, जिससे क्या होगा, दैट मीट द पावर डेंसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द एफसीसी। मतलब उतना ज़्यादा ना जाना। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड जो है हमारा, उसको कितने 79 चैनल में हम डिवाइड कर देते हैं। ब्लूटूथ जो होता है इन 79 में कूदता रहता है अलग अलग, है ना। लगभग कितनी बार कूदता है एक सेकंड में? 1600, है ना। 1600 चैनल को बदलेगा वो बार बार हर एक सेकंड में। इंटरफेरेंस कम होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। लेयर कौन कौन सी होती है? रेडियो लेयर होती है, बेस बैंड, ये उतना ज़्यादा नहीं है वैसे, LMP, फिर L2 कैप, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। ब्लूटूथ में अलग अलग वर्जन्स थे हमारे, एक ब्लूटूथ 2.0, इसमें डेटा रेट को हमने बढ़ाया था नॉर्मल ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ फिर उसका आया 4.0, इसमें एनर्जी को कम किया। पहले डिवाइस ब्लूटूथ की जल्दी ख़त्म होती थी। फिर इसमें 5.0, इसमें रेंज को भी बढ़ाया और स्पीड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन को भी हमने फास्ट किया, ठीक है। लिमिटेड रेंज है इसकी, लिमिटेशन ये है, वाईफाई से इसका डेटा ट्रांसमिशन रेट कम होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस पॉसिबल है क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड मल्टीपल जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। वायरलेस हेडफोन में इस्तेमाल होता है, स्मार्ट वॉच, IoT डिवाइस, फाइल ट्रांसफ़र, कार सिस्टम में इन सब का इस्तेमाल होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके बता दिए कि भाई इतना 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ISM बैंड में ये इस्तेमाल होती है। फ्रिक्वेंसी होपिंग पे ये काम करती है। नेटवर्क का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें पिकोनेट होंगे और इन पिकोनेट को मिला के एक स्कैटर नेट्स बनेगा। 7 मैक्सिमम डिवाइस पिकोनेट में कनेक्ट हो सकती हैं और लो पावर होती है और डिस्टेंस जो होती है वो कम होती है। फ्रिक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम क्या है? ये एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए? इस अपने स्पेक्ट्रम क्या है? फ्रिक्वेंसी, और इन फ्रिक्वेंसी को स्प्रेड कर देना, फैला देना, ये जिसमें सिग्नल को एक ही फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट नहीं किया जाता, हम बार बार डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे शिफ्ट कर रहे होते हैं, जैसे होपिंग जिसे बोला, ठीक है। ब्लूटूथ में मिलिट्री कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी, अब मान लो एक ही फ्रिक्वेंसी पे तुमने डेटा ट्रांसमिट किया और वो फ्रिक्वेंसी पता चल गई, तो कोई भी यहाँ से वो फ्रिक्वेंसी अपने उसी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल लगा के यहाँ से सारा डेटा रिसीव कर सकता है, पता चल जाएगा उसे। तो तुम्हें एक ऐसा सिक्योर वो बनाना पड़ेगा ना जिससे तुम कोई अगर चाहे भी तो वो न डिटेक्ट कर पाए, रैंडम सिग्नल जनरेट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। ये देखो इन्होंने दिखाया कि भाई ऐसे ये स्लॉट्स डिवाइड है और हर एक कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे, इस तरह से ये 7 पूरा इन्होंने बैंड को डिवाइड कर दिया 1402 से लेके 1480 तक, और वो कहीं भी कोई से को भी सेलेक्ट कर लेगा, इसे ही कहते हैं, ठीक है। ये इस तरह से इन्होंने दिखाया है ना। चैनल 1, चैनल 2, चैनल 78, ऐसे टोटल चैनल अलग अलग चैनल्स हैं ये, और इसे हमने डिवाइड कर दिया। इधर को चैनल डिवाइड हुए हैं तुम्हारे 79 चैनल 1 मेगाहर्ट्ज़ के, ठीक है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.479 गीगाहर्ट्ज़ तक टोटल 79 चैनल्स हैं, जिसमें तुम हर एक अलग ये इतने समय के बाद अपने आप को ये बदल लेता है, ठीक है। अब ये अवेलेबल बैंडविड्थ को कई चैनल में डिवाइड किया जाता है। ट्रांसमीटर रिसीवर प्री डिफाइंड होपिंग सीक्वेंस, जो होपिंग सीक्वेंस है कि भाई कौन सा जाएगा, पहले का 5, 4, 3, 2, ये सीक्वेंस पहले से डिसाइड होता है ना, कि कौन कौन से में जाना है वो। सिग्नल थोड़े समय
टाइम स्लॉट के लिए एक फ्रिक्वेंसी में रहता है, फिर जंप कर देता है, फिर दूसरे में फिर जंप कर देगा। जितनी देर वो एक में रुकेगा उसे बोलते हैं इलैप्स्ड टाइम, ठीक है। टोटल बैंडविड्थ को मल्टीपल उसमें डिवाइड किया, ट्रांसमीटर एक फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करता है, सिग्नल ट्रांसमिट होता है, कुछ टाइम के बाद फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, उसी सीक्वेंस को रिसीवर सेमली फॉलो कर लेता है रिसीवर साइड पे। फ्रिक्वेंसी बैंड क्या है इसका 2 चैनल इतना, होपिंग इतनी। हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर दी कि भाई फ्रिक्वेंसी में नॉइज़ होती है, सिग्नल तुरंत दूसरी फ्रिक्वेंसी पे वो कर जाएगा, तो कम्युनिकेशन रिलायबल होगी, मतलब विश्वसनीय होगी। सिक्योरिटी इससे इम्प्रूव होती है हमारी। मल्टी फेडिंग रिडक्शन होता है कि सिग्नल तुम्हें अलग अलग जगह से रिसीव हो रहा है तो वो कम हो जाएगा। वायरलेस चैनल में रिफ्लेक्शंस होते हैं, FHSS में सिग्नल अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे जाता है जिससे फेडिंग इफेक्ट कम हो जाता है। मल्टीपल एक्सेस अलाउ हो सकता है ना, एक इसमें जैसे 3 चैनल इस्तेमाल करे थे तो ऐसे बहुत सारे चैनल अलग अलग इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। जैम रेजिस्टेंस, कोई जैमर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन वो नहीं कर सकता, फ्रिक्वेंसी ब्लॉक भी कर दे मान लो एक फ्रिक्वेंसी तो वो वाला डेटा नहीं आएगा और दूसरे डेटा आते रहेंगे, ठीक है। हाई सिक्योरिटी है, लेस इंटरफेरेंस है, रोबस्ट कम्युनिकेशन है, वायरलेस सिस्टम के लिए सूटेबल है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड है और डेटा रेट जो है वो कम होता है। ये क्या है DSS, ये भी एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम की टेक्निक है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सिग्नल स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये कोड बेस्ड होती है, जैसे CDMA हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें ये सब बार बार सेम वही सेंटेंस आ रहे हैं। अब आता है वाईफाई, सब तुम्हें पता है इसके बारे में, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस को इंटरनेट या लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करती है। इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है, क्या है, ग्लोबल नेटवर्क है ना, ग्लोबल नेटवर्क। और लोकल नेटवर्क क्या होता है, लैन, जैसे लैन केबल होता है ना, लैन एरिया नेटवर्क, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, तो उससे कनेक्ट करता है। कौन सा स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है इसमें, IEEE 802.11, है ना। जब तुम IP एड्रेस भी देखते होगे तो ऐसे तुम्हें पता होगा। इसमें रेडियो वेव कौन से बैंड है, 2.4 जो अभी हम पढ़े थे, 5 GHz और 6 GHz, ये एडवांस वाले हैं अब, है ना। मैनेज कौन करता है, वाईफाई एलियंस एक वो होगा ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक कंपोनेंट क्या है, एक एक्सेस पॉइंट होगा, राउटर हो सकता है या हॉटस्पॉट, ठीक है, जो एक्सेस दे रहा है, नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, नेटवर्क से जुड़ने का एक्सेस देना इसे बोलते हैं। एक क्या होगा, स्टेशन, जो डिवाइस जिसमें तुम वाईफाई ले रहे हो। कैसे काम करता है, सिग्नल को ट्रांसमिशन होता है, एक्सेस पॉइंट रेडियो सिग्नल का ब्रॉडकास्ट करता है, मतलब भेजता है। ब्रॉडकास्ट मतलब समझते हो क्या, एक डिवाइस अलग अलग, हाँ, जैसे तुम्हारे टीवी में ऐसे कहते हैं ना कि भाई आज ये ब्रॉडकास्टिंग होगा तो 100 टीवी पे सेम चीज़ तुम्हें दिखाई देगी। समझ में बात आ गई, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये होता है। तो रेडियो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब इस एरिया में जितने भी लोग हैं वो इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क का नेम होता है जिसे सर्विस सेट आइडेंटिफाई, जैसे हमने यहाँ का है GP कीटल, वो उसका नाम है। डिवाइस डिस्कवरी, तुम जब करते हो तो वो डिस्कवर करता है कि भाई यहाँ आसपास कौन कौन से वाईफाई हैं, सारे वाईफाई दिख जाते हैं जिसमें तुम फिर कनेक्ट करते हो। तुम पर्टिकुलर जो सर्विस आइडेंटिफायर है कि भाई तुम्हें क्या है, हमारा मान लो GP कीटल है तो तुम इस वाले को देखोगे, तो इसमें ये सेलेक्ट करोगे ना कौन से वाले से जुड़ना है, फिर ऑथेंटिकेशन होगा, तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ेगा। ऐसे तो हर कोई थोड़ी कनेक्ट हो जाएगा, तो तुम्हें एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। सिक्योर कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, फिर उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। डेटा कम्युनिकेशन मतलब डेटा ट्रांसमिशन चालू हो जाता है। 2 तरीके से होता है, एक ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और एक कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। ये बेसिकली तुमने पढ़ा होगा, उसी में ही पढ़ा है, नहीं कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है उसमें, CDMA में पढ़े हैं, कोड डिवीजन मल्टीपल, ये CSMA नहीं पढ़े हो, ओके। तो बेसिकली जैसे ये चैनल है, चैनल में तुम्हें डेटा ट्रांसमिट करना है तो ये पहले ही सेंस करेगा कि इसके अंदर कोई ऑलरेडी पहले डेटा तो नहीं है। अगर कोलिजन मतलब 2 डेटा आपस में टकरा गए तो डेटा ख़राब हो जाएगा, समझ में बात आ गई। तो ये पूरे चैनल को सेंस करेगा, जब ये सेंस कर लेगा कि भाई इसमें कोई वो नहीं है तभी अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा। इसका मतलब ये होता है, डिवाइस पहले चैनल को चेक करता है, चैनल फ्री है तो ट्रांसमिट करेगा, अगर बिजी है तो वो रुक जाएगा, ठीक है।
ये वाईफाई का कॉन्सेप्ट है कि भाई ये डिवाइस है ना, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये दूसरे अलग अलग ये एक्सेस पॉइंट हैं बहुत सारे, और ये लगातार सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। इस एरिया में जो भी डिवाइसेस हैं वो इनसे कनेक्ट की जा सकती हैं, ठीक है। तो पहले ये रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट को ये रेस्पॉन्स करेगा, फिर ऑथेंटिकेशन होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारा चालू होगा। अब वाईफाई के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं और हर एक स्टैंडर्ड के जो वो हैं इम्प्रूव करते गए हम, क्योंकि भाई तुम जब वाईफाई आया होगा तो उस समय जो स्पीड ऑफ डेटा थी और अभी मोबाइल का डेटा वो बढ़ता जा रहा है ना हर एक टेक्नोलॉजी के साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम उसी पे ही काम कर सकते हो, तो तुम्हें डेटा रेट हाई चाहिए। तो इन्होंने अपने आप को चेंज किया है स्टैंडर्ड, तो 8.11 सब में रहेगा। फिर इनके अंदर है ये BGN AC AX, इस तरह से इनकी फ्रिक्वेंसी देखो यहाँ तक सेम है, यहाँ पे ये भी आ गई, यहाँ पे ये तीनों फ्रिक्वेंसी आ गई। हमने देखा था कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 या 6 ये इस्तेमाल होती हैं, तो नए वर्जन में ये इस्तेमाल हो रही हैं। स्पीड कितनी थी इसमें 11 Mbps, इसमें 54, इसमें अप टू 600 Mbps, ये 1 Gbps से भी ज़्यादा, और इसमें उससे भी फास्ट हो गई। अब डिफरेंस क्या है ब्लूटूथ और वाईफाई में, इसकी रेंज बहुत शॉर्ट होती है, इसकी रेंज लॉन्ग होती है, डेटा रेट लो, इसमें हाई, पावर कंजप्शन इसमें कम होता है ब्लूटूथ डिवाइस में, इसमें तो लगातार चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये क्या है, डिवाइस टू डिवाइस है, ये इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट कर रही है तुम्हारी। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी थी, फ्रिक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, और इसमें OFDM है। इसमें नेटवर्क कौन से थे, पिकोनेट, इसमें क्या है, वायरलेस लैन, ठीक है। इसमें ये फ्रिक्वेंसी थी, इसमें ये तीनों फ्रिक्वेंसी है। ये शॉर्ट रेंज डिवाइस है, लो पावर है, पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होती है, हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर दी है, लार्ज कवरेज है इसका, और नेटवर्किंग के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, हाई डेटा रेट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बहुत सारे यूज़र को एक साथ सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। वाइड कवरेज है, मतलब ज़्यादा एरिया में, है ना। लिमिटेशन, पावर कंजप्शन ज़्यादा है, इंटरफेरेंस है इस वाले बैंड में, क्योंकि इस बैंड में और भी चीज़ें हैं, है ना, और सिक्योरिटी रिस्क हैं अगर इसे प्रोटेक्ट नहीं किया जाए। अब बात आती है कि 802 स्टैंडर्ड के मानक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना। तो IEEE, ये इसका फुल फॉर्म तो पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, ठीक है, IEEE। यही स्टैंडर्ड मतलब समझते हो क्या, नियम बनाना, तो ये नियम बनाती है अलग अलग। तो इसने ही एक नियम बनाया है, ये एक ऐसे नेटवर्किंग स्टैंडर्ड का समूह है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए बनाए गए थे। ये रूल हैं कि भाई ये जब तुम ये डिज़ाइन करोगे ताकि चीज़ें ख़राब ना हो, तो एक रूल, सेट ऑफ रूल बना दिए गए, किसके द्वारा, IEEE के द्वारा, और उन्होंने उसको नाम दिया 802 स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये स्टैंडर्ड मुख्य रूप से OSI के डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर के लिए डिफाइन है। इसका उद्देश्य क्या है, डिफरेंट नेटवर्क के लिए एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। डिवाइस के अंदर इंट्रोपरेबिलिटी इंश्योर करना, इसका मतलब एक बार देखना होगा, ये कहाँ गया, ठीक है। फिर है कम्युनिकेशन को एफिशिएंट और रिलायबल बनाना, ठीक है। उसके बाद इसकी फैमिली क्या क्या है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो 802.1 ये ब्रिजिंग एंड मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेटवर्क ब्रिजिंग मतलब जोड़ना, समझ गए, स्विचिंग और VLAN में डिफाइन करता है, ये इनके वो होगा। फिर IEEE 802.2 ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, डेटा लेयर का अपर पार्ट होता है, डेटा लेयर होती है हमारी OSI मॉडल में, इसमें ये क्या चेक करता है, इसका काम है एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल को रोकना, है ना। फिर ईथरनेट 802.3, जो ईथरनेट समझते हो नहीं, यस सर, क्या, ईथरनेट से डाटा ट्रांसफर करते हैं, जो फ़ोन के अंदर लैन केबल का एक प्लग लगाया जाता है उसे बोलते हैं ईथरनेट, है ना, वायर्ड लैन बोलते हैं उसे, ठीक है। इसमें ये वाला स्टैंडर्ड ये होता है CD, कॉलिजन डिटेक्शन, ये अवॉइड नहीं कर सकता पर डिटेक्ट कर लेगा कि डेटा कोलैप्स हो गया है,
है ना। फिर उसके बाद 802.4 टोकन बस होती है। टोकन बस टेक्निक टोकन बस का मतलब पता है? नहीं, जैसे तुमने बस टोपोलॉजी पढ़ी होगी, यस सर। उसमें बहुत सारे कनेक्ट होते हैं, यहाँ से एक टोकन पास किया जाता है, जो उसे टोकन को लेता है उन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसमिट होता है। टोकन फ्लोट होता रहता है, वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, मतलब वो चैनल को वो करेगा, है ना, अपना डेटा जो टोकन रख लेगा, जैसे ही उसका डेटा ट्रांसमिट हो गया वो चैनल को खाली कर दे, वो टोकन को रिलीज कर देगा। समझ गए? तो टोकन रिंग ये भी उसी का ही वो है ना। टोकन पासिंग मेथड है ये एक तरह से। फिर ये 802.11 ये हमारा वाईफाई है ही। फिर 802.15 ये बीपैन ब्लूटूथ है तुम्हारा, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं उसे, वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। और 16 क्या है? बाई मैक्स है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन में। और 20 क्या है? मोबाइल ब्रॉडबैंड, है ना, जो फ़ोन एज अ, है ना, और हाई स्पीड मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये इनकी मैंने वो बना दी थी, ये कर लेना क्योंकि ये पूछा जाता है लगातार। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। रिलेशन क्या है? फिजिकल लेयर जो होती है वो सिग्नल ट्रांसमिट करती है, डेटा लिंक लेयर में ये दोनों मैक एड्रेसिंग होती है और एलएलसी होती है। तो 802 स्टैंडर्ड कहाँ इस्तेमाल होते हैं? लेयर 1 पे और लेयर 2 पे। ठीक है, मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, चैनल को एक्सेस कंट्रोल डिफाइन करता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं इसमें इस्तेमाल होती हैं। एलएलसी क्या है? लॉजिकल लिंक कंट्रोल, डेटा को फ्रेम करता है, फ्रेमिंग जो होती है डेटा की, और एरर को कंट्रोल करता है कि डेटा में एरर ना हो। अपर पार्ट ऑफ द डेटा लिंक लेयर है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है ये कंप्लीट। उसके बाद अब जो हम करेंगे वो OSI मॉडल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हम करेंगे। कब है तुम्हारा पेपर?